step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Krishna IAS teaching anthropology and make your anthropology optional for IAS, PCS and BPSC exams. Dreams come true. Download the app now. तो 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो भी हमारे छात्र अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका हम अपने ऐप पर स्वागत करते हैं और जो लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहें उनका भी स्वागत करते हैं। तो आज के ये इंट्रोडक्शन क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक जो बीपीएससी मेंस का फर्स्ट टॉपिक है वो है मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र। राइट, मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो कि सबसे प्रथम टॉपिक हमारा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हाल के वर्षों में जब आप प्रश्नों को देखेंगे बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं आप 59वीं से आप प्रश्नों का थोड़ा सा विश्लेषण करें। प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो देखने से आपको पता चलेगा कि हालांकि हमारे पास जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, जो टॉपिक प्रोवाइड किया गया है उसमें मानव विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र और इसके साथ साथ मानव विज्ञान की शाखाएं हैं। राइट, यानी ब्रांचेज है और ब्रांचेज में 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिया हुआ है जिसके अंतर्गत हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। ये 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रांचेज में मेंशन है। लेकिन बहुत सारा चीज़ है जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है और हमारे सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन नहीं हैं उसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये आइडिया आपको आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ इसमें सब्जेक्ट मैटर ऐड हो जाती है। ध्यान रखना कि पहले के वीडियो में भी हमने बात की है। जो लोग YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये विश्लेषण का पार्ट तो YouTube पर भी जाएगा, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो हमारे ऐप के लिए कंटेंट है। वो मेन कंटेंट जो है ऐप पर उपलब्ध होगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उन लोग को ये चीज़ें उपलब्ध होगी। और एक सवाल जो आपके मन में बार बार ये करता है कि मार्क्स, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अगर आपको अध्यापन कर रहा हूँ तो हमारा लक्ष्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे प्राप्त करें। और मार्क्स प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना है कि एक तो जो विषय वस्तु हमारा दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ जो हिडन पार्ट है, राइट, हिडन पार्ट मैं कहता हूँ उसको कि छुपा हुआ है, जिसकी जानकारी हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्राप्त होती है। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को जब आप पढ़ने जाएं तो मेरा ख्याल है कि अर्थ के अंतर्गत तो आप डिफिनीशन पढ़ते हैं, डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी को परिभाषित करें आप पढ़ते हैं। लेकिन कई बार क्षेत्र को लेकर भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है। राइट, जब आप किसी भी विषय का क्षेत्र पढ़ें, उसके स्कोप को पढ़ें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि स्कोप के अंतर्गत हम 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। राइट, एक तो इसके जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। राइट, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक जो इसके एस्पेक्ट हैं, और दूसरा इसके अप्लाइड एस्पेक्ट का आप अध्ययन करते हैं, यानी व्यवहारिक। राइट,
दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और स्कोप पर कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है प्रासंगिकता के संदर्भ में भी पूछा जाएगा, राइट, कि मानव विज्ञान जो है कंटेम्प्रेरी समाज के लिए किस प्रकार से प्रासंगिक है, रिलेवेंस है इसका किस प्रकार से। तो आप पे जब रिलेवेंस की बातें की जाती है, किस तरह से मानव विज्ञान हमारे वर्तमान समाज के लिए उपयोगी है, इस तरह के प्रश्न भी बीपीएससी पूछता है, या मानव विज्ञान का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज के लिए। तो ये टॉपिक भी हमें देखने की ज़रूरत है इसी टॉपिक के अंतर्गत। इसके अलावा जो हिडन पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसके अंतर्गत हम मानव विज्ञान की प्रकृति का भी अध्ययन करेंगे। ध्यान ये रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या उसके एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान, या मानव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान भी है, आप चर्चा करें। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी की विशिष्टता क्या है। मानव विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है, राइट। कैसी ये विशिष्ट विज्ञान है, इसकी क्या विशिष्टता है, या इसकी अध्ययन की पद्धति क्या है, या अध्ययन का अप्रोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है, राइट। एक चीज़ ध्यान आप लोग रखेंगे कि जो टर्म यूज़ किया जाता है प्रश्नों में, उसके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होती हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक अर्थ होते हैं। तो जो भी प्रश्न में टर्म पूछा जाए उसके अर्थ को आप समझने का प्रयास करेंगे और उसके अनुरूप आंसर देने का प्रयास करेंगे, राइट। इसके अलावा जब आप बात करते हैं, खास करके जो ब्रांचेज है, 5 ब्रांचेज है, तो हाल के वर्षों में जो बीपीएससी ने ब्रांचेज के स्कोप पर भी प्रश्न पूछना शुरू किया है और कई जगह पर छात्रों को उसके लिए जो एप्रोप्रिएट कंटेंट है, जो सही कंटेंट है, वो आपको उपलब्ध नहीं होती है। तो उसके स्कोप की भी चर्चा करेंगे। और जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो ब्रांचेज है उसके स्कोप के संदर्भ में भी आपको सारी मटेरियल्स उपलब्ध है, सारी वीडियोस उपलब्ध है। तो आज हम लोग इसी फर्स्ट टॉपिक को समझने का प्रयास करें। और जब फर्स्ट टॉपिक को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो इस टॉपिक का जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग पहला तो एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ है ना। देखो, कई बार मैंने बार बार कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो अर्थ है, जिस पे सामान्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है कि मानव विज्ञान क्या है, और उसके साथ टेल रहता है, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक के चीज़ है जिसको एकदम बना के रखना है, रिमेंबर करके रखना है कि हमें वही जाकर लिखना है, राइट। और ये 50-60 शब्दों में इसको लिख देना है, चाहे मानव विज्ञान का अर्थ पूछे या कहे कि मानव विज्ञान को परिभाषित करें, या कभी कभार उसने प्रश्न पूछा कि डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, और फिर इसके मेजर नॉलेज के जो ब्रांचेज है उस ब्रांचेज को भी आप लिखिए। तो मेजर ब्रांचेज के बारे में भी ये पूछा जाता है। लेकिन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मानव विज्ञान को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है मानव विज्ञान, ये एक शुरुआती वाला पहलू होता है। इसका क्या करना है कि इसको
लिख के रखना है कि यही चीज़ हम जा कर के वहाँ पर उतारेंगे। हम बार बार आपको समझाने का प्रयास हमने किया है कि मानव विज्ञान की जो विषय वस्तु हैं, ये विषय वस्तु कई जगह एकदम स्टैटिक है और इसलिए उसको लगातार पढ़ के बार बार पढ़ के उसको रिमेंबर कर लेना है कि एज इट इज़ जा कर के आप उसको लिखें, राइट। तो अगर हम बात करें मानव विज्ञान के अर्थ के संदर्भ में, तो दो बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, खास करके जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, और आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, है ना, क्योंकि आप में से कई लोगों का सवाल बिहार के बारे में भी अब आने लगी है कि हिंदी मीडियम में मार्क्स। देखिए, मार्क्स में कोई डिफरेंसेस मीडियम से नहीं होता है, आपके कंटेंट से हो रहे हैं, आपके आंसर को रिप्रेजेंट करने के तरीके से हो रहे हैं। अगर आप आंसर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आपको मार्क्स में अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको हिंदी भाषा अगर बेहतर तरीके से आती है तो मार्क्स में अंतर नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने अध्यापन में ये पाया है कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ अच्छी नहीं है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो हिंदी भाषा है वो भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हम जब मानव विज्ञान के अर्थ को लिखने का प्रयास करें तो इसमें एक तो ध्यान ये रखना है कि आप इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो इसके शाब्दिक अर्थ से शुरू करेंगे, है ना। शाब्दिक इसका मीनिंग क्या है, राइट, एटिमोलॉजिकल मीनिंग, यहीं से शुरू करेंगे और फिर एक दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के डेफिनेशन को आप रिमेंबर रखेंगे। ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यू करने का स्कोप नहीं है ना। जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि एक ही तरह से क्यों लिखें। तो जब आप परिभाषा, जब आप मानव विज्ञान के अर्थ को देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि 100 से अधिक परिभाषाएं दी हुई है। तो हम केवल परिभाषा को कलेक्ट करके मानव विज्ञान के अर्थ को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी शुरुआत इसके शाब्दिक अर्थ से शुरू करना है, इटिमोलॉजिकल जो इसका मीनिंग है उससे शुरू करना है, और फिर एक दो परिभाषा जो मानव शास्त्रियों ने परिभाषा दिया है, तो मानव शास्त्रियों के द्वारा दिए गए परिभाषा के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उस परिभाषा को आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के और कुछ अपने से क्रिएटिविटी भी दिखानी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप करें। तो चूँकि ये बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है, तो आप सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके आप पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है या मानव विज्ञान जो शब्द है, तो ये जिस चीज़ को आप एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, राइट, इसमें कुछ तो टर्म आप अंग्रेजी का भी लिख सकते हैं कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी टर्म है, ये टर्म निकला है ग्रीक भाषा से, राइट। और ये ग्रीक भाषा से निकला है, तो ये दो टर्म हैं उसमें ग्रीक भाषा में, लैटिन में। एक तो एंथ्रोपोस, ये अंग्रेजी में ही लिखना है, एंथ्रोपोस, राइट। और इसका अर्थ क्या है, मानव, राइट। और दूसरा जो इसका टर्म है वो है लोगोस, राइट। इसका अर्थ है अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन, राइट, साइंटिफिक स्टडी। तो जब कभी भी आप शुरू करें कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है
तो आप सीधा लिखेंगे कि मानव विज्ञान ग्रीक भाषा के एंथ्रोपोस एवं लोगस का हिंदी रूपांतरण है। एंथ्रोपोस का अर्थ मानव और लोगोस का अर्थ अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन होता है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी का शाब्दिक अर्थ मानव का अध्ययन या मानव का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। और फिर हम ये बात देखते हैं कि अगर हम शाब्दिक अर्थ कहते हैं कि मानव का वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये कुछ हद तक सही भी है। ये बात ध्यान में रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी दरअसल मानव का ही अध्ययन है और इसलिए ये जो इटिमोलॉजिकल डिफिनीशन है, शाब्दिक जो अर्थ है, यह मानव विज्ञान का बहुत ही सही परिभाषा हमें प्रस्तुत करता है। राइट, एक्यूरेट डिफिनीशन हमें प्रस्तुत करता है। लेकिन ये जो डिफिनीशन है इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्योंकि आप अगर कहते हैं कि मानव विज्ञान मानव का अध्ययन है, तो जितने सोशल साइंस है, जितने भी सामाजिक विज्ञान है, वो सारे सामाजिक विज्ञान जो है मानव का ही अध्ययन करता है। इतिहास में भी हम मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र में भी मनुष्य के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी में मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। तो जितने भी सोशल साइंसेज हैं उसमें हम मनुष्य के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि मानव विज्ञान मानव का अध्ययन है, तो इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि मानव विज्ञान की जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा कि मानव विज्ञान का जो क्षेत्र है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और तीसरा कि मानव विज्ञान के अध्ययन पद्धति के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। राइट, ये तीन बात जो कि नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। तीन चीज़ें कि जब हम कहते हैं कि मानव विज्ञान मानव का अध्ययन है, तो फिर हम एक लाइन कहते हैं कि ये मानव विज्ञान की संक्षिप्त, सरल एवं सारगर्भित परिभाषा है। लेकिन इससे मानव विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धति का बोध नहीं होता। राइट, तो चूंकि किसी भी विषय को अगर आप परिभाषित करने का प्रयास करें, तो जब आप परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो कम से कम आपकी परिभाषाओं से उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र और उसकी अध्ययन पद्धति का बोध तो होना चाहिए। देखिए, मार्क्स का संबंध आप ये डिफिनीशन 5 वो कलेक्ट करके और आंसर में उसके कलेक्शन को लिख देंगे तो इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाली है। मार्क्स का संबंध है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको कितने तार्किक तरीके से आप अपने आंसर में प्रस्तुत कर रहे हैं। कई बार जो नए बच्चे होते हैं उनको जो अच्छी मटेरियल है, गुणवत्तायुक्त चीज़ें हैं, बहुत कंसाइज होती हैं, वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। उनको लगता है बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो हम ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, और बीपीएससी के बारे में ऐसी गलतफहमी है ही। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंतर्गत आपको 3 घंटे में 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और इसलिए आपके पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम में आप ये बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसकी हमेशा से आपको वॉच करना है, आपको स्किल डेवलप करना है कि
3 घंटे में 6 क्वेश्चन हम किस तरह से एकदम बहुत संतुलित तरीके से हम पूरा करें, तभी जाकर के आपको मार्क्स मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर हम इसमें कहते हैं कि इसका प्रकृति, क्षेत्र और अध्ययन पद्धति का बोध नहीं होता है। तो फिर हमें परिभाषा देना होता है, हमें परिभाषा लेना होता है, और हमें अपनी परिभाषाओं जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन परिभाषाओं में इस चीज़ को देखना होता है कि हमारा जो ये लिमिटेशंस है, जो मानव विज्ञान क्या है, तो उसकी जो लिमिटेशंस है, क्या वे जो परिभाषाएं हैं जो आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वे इसके लिमिटेशंस को खत्म करके और सार्वभौमिक रूप से मानव विज्ञान को परिभाषित कर पाती है या नहीं, राइट। तो इसके लिए पहले से भी मैंने बार बार बातें की है कि देखो, नंबर का संबंध है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो और आप कंटेंट क्या देते हो, और ये एक बेसिक बात है कि आपको 2 परिभाषा से ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे पूछा जाता है मानव विज्ञान से क्या समझते हैं, और फिर पूछा गया है कि व्यवहारिक मानव विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। तो जो टेल इसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन का बड़ा पार्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा लिखना है। तो इसके अंतर्गत 2 इम्पॉर्टेंट परिभाषा मैं सुझाव देता हूँ। एक तो एमजे हर्शकोविट्ज का है, एमजे हर्शकोविट्ज, राइट। आप अंग्रेजी में भी नाम लिख सकते हैं एमजे हर्शकोविट्ज का। और एमजे हर्शकोविट्ज ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा था मैन एंड हिज वर्क, राइट। इन्होंने इनकी पुस्तक जो है, उस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा मैन एंड हीज वर्क, राइट। ये अंग्रेजी में ही लिखना है, हिंदी में भी, ठीक है। और इस पुस्तक में एमजे हर्शकोविट्ज कह रहे हैं कि मानव विज्ञान मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है, मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। राइट। ये मनुष्य एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। और इसको फिर एमजे हर्शकोविट्ज ने एक्सप्लेन किया कि मानव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। तो पहला कह रहे हैं कि मनुष्य का अध्ययन, यानी ये जो यहाँ पर रिपीटेशन हम लोगों ने किया कि मानव विज्ञान मानव का अध्ययन है, तो एमजे हर्शकोविट्ज भी कह रहे हैं कि मानव विज्ञान मानव का अध्ययन है, लेकिन ये उसके कार्य का अध्ययन भी बता रहे हैं, यानी 2 पहलू ये बता रहे हैं। और फिर उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मानव विज्ञान में मानव के अध्ययन का मतलब क्या है, कि मनुष्य के जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का अध्ययन करना, और कार्यों से तात्पर्य क्या है कि मनुष्य के सांस्कृतिक जो पक्ष है उस सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करना। तो अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो एमजे हर्शकोविट्ज कहते हैं कि मानव विज्ञान मनुष्य का जैव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन है, बायोकल्चरल स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। अब देखो, 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम बायोकल्चर की बात करते हैं तो रियल सेंस में मानव विज्ञान मनुष्य का जैव सांस्कृतिक अध्ययन करता है, यानी मनुष्य का अध्ययन एक जैविक प्राणी के रूप में करता है, मनुष्य का अध्ययन एक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में करता है। और केवल मानव विज्ञान ऐसा है जो मनुष्य का जैव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। अदर कोई भी विषय मनुष्य का जैव सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन नहीं करता है, राइट। तो इससे एक तरह से स्कोप के बारे में भी कुछ हमको जानकारी मिली और कुछ इसके प्रकृति के बारे में भी जानकारी मिली, क्योंकि जब जैविक की बात करते हैं, जैविक पक्ष का अध्ययन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है
कि मानव विज्ञान प्राकृतिक जो विज्ञान है, नेचुरल साइंस जो है, उसके करीब है। और जब संस्कृति की बात करते हैं तो मानव विज्ञान सोशल साइंस के करीब है, और इसलिए यह मानव विज्ञान के नेचर के बारे में भी हमको इंसाइट देता है, और इसलिए ये परिभाषा मैं रिकमेंड करता हूँ। राइट, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, आमतौर पर आप देखोगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट परिभाषा, ये भी बहुत ही सिंपल है, ये है क्लाइड कुलुखोन की। राइट, नाम वगैरह अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्लाइड कुलुखोन जो है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। ये पुस्तक का नाम है इनका मिरर फॉर मैन, है ना। अगर आप पुस्तकों का जिक्र करेंगे तो मार्क्स बढ़ते हैं, इसलिए आप ध्यान रखोगे कि जब कभी भी अगर आपको याद है कोई रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं, तो रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पुस्तकों का जिक्र ज़रूर करें। और इस पुस्तक में जो क्लाइड कुलुखोन हैं वो कह रहे हैं कि मानव विज्ञान मानव का दर्पण है। सीधा सा कि मानव विज्ञान मानव का दर्पण है। राइट, मिरर फॉर मैन है। ये भी बहुत छोटी परिभाषा है, लेकिन आप जानते हो कि दर्पण में हम क्या करते हैं। दर्पण से आशय है कि जिसमें सब चीज़ दिखता है, यानी कि एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के बारे में सब कुछ अध्ययन करता है, टोटलिटी में मनुष्य का अध्ययन करता है। राइट, तो आगे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है, समग्रता में मानव का अध्ययन है, होलिस्टिक अध्ययन है, समग्रता में मानव का अध्ययन है। तो समग्रता में मानव का अध्ययन है, यानी हम मानव विज्ञान में मनुष्य के टोटल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, और समग्रता जो है मानव विज्ञान के अध्ययन का एक मेथड है, एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है, और ये मानव विज्ञान को यूनिक भी बनाता है। और इसलिए आप देखें कि 66वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा कि एंथ्रोपोलॉजी इज कॉल्ड एज ए होलिस्टिक साइंस। राइट, मानव विज्ञान समग्र विज्ञान है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये ध्यान ये रखना है कि आप अगर एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन की समग्रता में मानव का अध्ययन है, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब देखो, समग्रता जो है, ये जो टर्म है होलिस्टिक, इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि परिभाषा तो एक दो लाइन में ही आपको लिखना है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है, लेकिन जब कभी भी पूछा गया कि मानव विज्ञान एक समग्र विज्ञान है, और अगर आपको जानकारी है तो आप लिख सकते हैं कि क्लाइड कुलुखोन ने अपनी पुस्तक मिरर फॉर मैन में विचार व्यक्त किया कि मानव विज्ञान मानव का दर्पण है, और उसमें उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए विचार व्यक्त किया कि मानव विज्ञान एक समग्र विज्ञान है। अब ये समग्र विज्ञान जो है या समग्रता जो है, इसके दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक पहलू है जिसको हम बात करते हैं संपूर्णता, टोटलिटी। राइट, इन मनुष्य के बारे में हम संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करते हैं। समग्रता में हम मनुष्य के बारे में चीज़ों का अध्ययन करते हैं, टोटल। तो टोटल को कैसे एक्सप्लेन करें। राइट, कैसे हम टोटल को एक्सप्लेन करें। तो टोटल का मतलब, पहला अगर हम बात करें कि मनुष्य एक जैविक प्राणी है,
तो मनुष्य एक जैविक प्राणी है, तो मनुष्य के जैविक जो पक्ष हैं उसके दो मेजर एस्पेक्ट हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी है। एक तो मानव का जैविक उद्विकास और दूसरा मानव का जैविक विभिन्नता। लेकिन जब मानव विज्ञान पढ़ते हैं तो मनुष्य का जो जैविक उद्विकास है, जैविक उद्विकास की प्रक्रिया और जैविक विभिन्नता की प्रक्रिया, दोनों का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका प्रकृति के साथ संबंध है, इकोलॉजी के साथ संबंध है, इन्वायरमेंट के साथ संबंध है, लोगों के जीने के तरीकों के साथ संबंध है। तो हम जब मानव विज्ञान में पढ़ते हैं कि मनुष्य का जैविक उद्विकास, तो उस समय के पारिस्थितिकी पर्यावरण के साथ मनुष्य किस प्रकार से समायोजन करता है अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ, उसका भी अध्ययन करते हैं। और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसमें भी मनुष्य किस प्रकार से अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ इंटरेक्शन कर रहा, किस तरह से एडेप्टेशन कर रहा, उसका भी अध्ययन करते हैं। दो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बातें हैं। लेकिन जब हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं तो मनुष्य के स्वास्थ्य का भी अध्ययन करते हैं, हेल्थ का अध्ययन करते हैं, पोषण का अध्ययन करते हैं। और मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले जो कारक हैं, हम बीमार होते हैं, बीमार होने का जैविक कारक भी है, बीमार होने का पर्यावरणिक कारक भी है, बीमार होने का मानसिक कारण भी है, साइकोलॉजिकल कारण भी है और कल्चरल कारण भी है, इकोलॉजिकल कारण भी है। तो ये सबका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य में वेरिएशन उत्पन्न हुआ, तो पास्ट सोसाइटी के लोगों में क्या वेरिएशन हुआ और प्रेजेंट सोसाइटी के लोगों में क्या वेरिएशन पैदा हुआ, ये भी हम अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजिकल में भी जितने इसके ब्रॉड एरियाज हैं, वो सारे एरियाज का अध्ययन हम लोग मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष है। तो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत मनुष्य के संस्कृति का जो विकास है उसका तो अध्ययन करते ही हैं और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी अध्ययन करते हैं। और इसलिए आप देखोगे कि जब मानव विज्ञान आप पढ़ते हो तो मानव विज्ञान के अंतर्गत आपके कुछ टॉपिक प्राक इतिहास से संबंधित भी है। तो हम लोग सांस्कृतिक उद्विकास का भी अध्ययन करते हैं, संस्कृति का किस प्रकार से उद्विकास हो रहा है। इसके साथ साथ हम समाज का किस प्रकार से विकास हो रहा, अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से विकास हो रहा, राजनीतिक व्यवस्था का किस प्रकार से विकास हो रहा, धर्म प्रथा परंपरा रीति रिवाज ह्यूमन व्यवहार सभी का अध्ययन करते हैं, राइट, टोटल चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो मानव विज्ञान है यह सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। आमतौर पर इसका जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें आदिम समाज के अध्ययन से ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी आदिम समाज के साथ साथ आधुनिक समाज का भी अध्ययन कर रहा और सभी क्षेत्र सभी जगह के लोगों का अध्ययन कर रहा, टोटल अध्ययन कर रहा। यानी इसके विषय वस्तु से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। दूसरा कि टोटलिटी के साथ साथ हम समग्रता में समाकलन भी पढ़ते हैं। देखो हिंदी में समाकलन जो टर्म है ये थोड़ा सा आपको चुभेगा, अंग्रेजी इसका ध्यान में रखिए कि इंटीग्रेशन का भी अध्ययन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अभी हमने अलग अलग बायोलॉजिकल पक्ष और सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की बात की। ये पक्ष एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, राइट। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी का हेल्थ में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का संबंध उसके सामाजिक व्यवहार से भी हो सकता है, उसकी संस्कृति से भी हो सकता है, उसके खान पान से भी हो सकता है, उसके रहन सहन से भी हो सकता है और उसके बायोलॉजिकल जो विशेषता है उस बायोलॉजिकल विशेषता से भी हो सकता है, राइट। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम मानव विज्ञान में करते हैं। यानी जितने भी मनुष्य के एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं,
और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। यानी मनुष्य के बारे में जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं और सारे के आपस में अंतः संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको होलिस्टिक साइंस कहा जाता है। जब ये प्रश्न पूछा तो उसमें इसको इलुबरेट करके आपको आंसर लिखनी थी, लेकिन जब डिफिनीशन आप पढ़ें, जब डिफिनीशन के बारे में आप बात करते हैं कि मानव विज्ञान है क्या, तो उस डिफिनीशन में आप एक लाइन में ही लिख दीजिए समग्रता में मानव का अध्ययन है, और फिर समग्रता में मानव का अध्ययन के बाद आप एक निष्कर्ष के रूप में आप चीज़ों को लिखिए कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन करता है, लेकिन मानव विज्ञान एक सैद्धांतिक विज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक विज्ञान भी है, और इसलिए मानव विज्ञान में मानव का समय स्थान के क्षेत्र में समग्रता में मानव के कल्याण के उद्देश्य से व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं, व्यवस्थित भी अध्ययन करते हैं, वस्तुनिष्ठ भी अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर आप इस चीज़ को 50-60 शब्दों में आप तैयार कर लीजिए कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव के लिए किया गया समय एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में किया गया अध्ययन है। तो ये आपका टॉपिक मानव विज्ञान का अर्थ इस तरह से कंप्लीट होता है।